open economy, macroeconomics. So we will be talking about two things in this particular video. One, we'll be talking about what is the current account and what is capital account in BOP. Secondly, we'll be talking about what are the components of current account and capital account in BOP. And thirdly, I'll be giving you a few questions in the last, and you will be telling me that whether this is a surplus item or a deficit item on capital account. Let's have a look at this. So what is BOP? BOP is the record of transactions of the residents of the country and the rest of the world जो लिखा आपने. मेरे कंट्री के रेजिडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कभी कुछ वो बेचते हैं और कभी वो कुछ खरीदते हैं, वो सारी की सारी चीजें बीओपी में जाएंगी. एक बात को और ध्यान रखेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर जैसे मैं इस कंट्री का रेजिडेंट हूं और अगर मैंने पेमेंट करा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, दूसरी कंट्री को मेरे द्वारा पेमेंट करी गई है, वो डेफिसिट आइटम है बीओपी पे. दैट इज अ डेफिसिट आइटम ऑन बीओपी. जैसे कि अगर मैं इंपोर्ट करता हूं कार, सो दैट इंपोर्ट ऑफ कार इट विल गिव राइज टू पेमेंट बाय मी. सो क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो डेफिसिट आइटम है बीओपी में. गिफ्ट्स टू फॉरेनर्स, मैं अगर फॉरेनर्स को गिफ्ट देता हूं तो मेरी जेब से पैसा जा रहा है, दैट इज अ डेफिसिट आइटम ऑन बीओपी. ऐसे ही अगर कोई डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी होगी और मुझे डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने मुझे पैसा दिया है, तो इसका मतलब है कि बीओपी में ये सरप्लस के द्वारा दिखाया जाएगा. कंसल्टिंग सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट, आप बाहर बैठे हैं दूसरे देश में, मैंने अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी हैं, उसके एवज में आप मुझे पैसा देंगे. तो जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मुझे पैसा देता है, तो जब मेरी कंट्री में पैसा आएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, दैट इज अ सरप्लस आइटम ऑन बीओपी. परचेजिंग फॉरेन एसेट्स, मैं अगर फॉरेन एसेट्स को खरीदता हूं तो वो फॉरेन एसेट्स को खरीदने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, दैट इज अ डेफिसिट आइटम ऑन बीओपी. राइट. अब देखते हैं कि हमारे पास दो मेन अकाउंट हैं बीओपी के. एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. देखिए, करंट अकाउंट में वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बता रही हैं, दर्शा रही हैं, या फिर इनकम फ्लोस को या ट्रांसफर इनकम को दर्शा रही है, वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आएंगी. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे अगर मैं कोई गुड और सर्विसेज खरीदता हूं या बेचता हूं, तो वो ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में आएंगी. अगर कोई इनकम फ्लोज है, मैं बताऊंगा अभी इनकम फ्लोज क्या क्या है, तो वो भी करंट अकाउंट में आएगा. और अगर कोई ट्रांसफर पेमेंट है, वो भी करंट अकाउंट में ही आएगा बीओपी के. अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि जैसे ट्रेड इन गुड्स है, तो ये विजिबल ट्रेड है, इसको मर्केंडाइज ट्रेड या विजिबल ट्रेड कहते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गुड्स में ही ट्रेड करते हैं, हम सर्विसेज में भी ट्रेड कर सकते हैं. अगर हम सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है. हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और उनसे सर्विसेज मांग सकते हैं. दोनों ही चीजें पेमेंट होंगी या हमारे को पेमेंट मिलेगी. तो ये इनविजिबल्स हैं, सर्विसेज को देखा नहीं जाता, वो टेंजिबल नहीं होते, इनको इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है. ऐसे इनकम फ्लोज हैं. इनकम फ्लोज में हमारे को या तो हमारे को वेजेस मिलेंगी या हमारे से वेजेस हम देंगे दूसरों को. तो जो वेजेस का फ्लो है वो करंट अकाउंट में आएगा. ऐसे ही डिविडेंड्स, या तो अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है तो मुझे उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो वो जो डिविडेंड का आउटफ्लो है वो भी करंट अकाउंट में आएगा. या फिर अगर मैंने कहीं किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है तो मुझे पैसा मिलेगा, तो वो डिविडेंड का इनफ्लो करंट अकाउंट है. ऐसी इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो ये सारी की सारी इनकम फ्लोज हैं. रेमिटेंसेस भी इसमें आते हैं.
रेमिटेंसेज एंड रॉयल्टीज, ये सब इसी में आएगा। रेमिटेंसेज के जैसे मान लीजिए बहुत से लोग अगर दुबई जाके काम कर रहे हैं या यूएस जाके काम कर रहे हैं या यूके जाके काम कर रहे हैं, वो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन घर वापस भेजते हैं, तो वो रेमिटेंसेज हैं, वो करंट अकाउंट में आएंगी। रॉयल्टीज हैं, लाइसेंस फीस है। रॉयल्टी है जैसे कि आपने कोई बुक लिखी, उसके ऊपर आपको रॉयल्टी मिली, तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट में आएंगी। इसी के साथ एक बात आती है कि जो सर्विसेज का ट्रेड है वो इनविजिबल्स का ट्रेड है। क्यों कहा गया इसको इनविजिबल? क्योंकि ये टेंजिबल तो है नहीं, गुड्स हैं, गुड्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सर्विसेज को आप देख और छू थोड़ी सकते हैं, तो वो इनविजिबल ट्रेड है। ऐसी जो इनकम फ्लोज हैं वो भी इनविजिबल्स हैं। तो करंट अकाउंट के 3 पार्ट में से 2 पार्ट इनविजिबल ट्रेड के हैं, इनकम फ्लोज का और इनविजिबल ट्रेडिंग सर्विसेज का। अच्छा, बुक में ऐसा भी लिखा गया है कि सर्विसेज आल्सो इंक्लूड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। बात बिल्कुल सही है कि सर्विसेज आल्सो इंक्लूड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। इन नेट इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या मतलब? मैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मुझे पैसा देगा, सो आई विल बी रिसीविंग इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो पैसा मैं दूंगा, दैट इज द पेमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। और उन्होंने जो मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करा होगा उस पर तो मुझे कुछ ना कुछ इनकम देनी पड़ेगी ना। सो इंटरेस्ट पेड ऑन इट्स फॉरेन लायबिलिटी। तो इन दोनों का डिफरेंस इज व्हाट नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इज। ये भी इट विल बी इंक्लूडेड इन सर्विसेज। अब इसको आप ऐसे कह दें कि सर्विसेज, बिकॉज आपने एक जगह तो ये कह ही दिया है कि इनविजिबल्स का पार्ट है सर्विसेज और इनकम फ्लोज, आप उसको अलग से कह दें, क्योंकि हमने तो शुरू में इसको अलग से ही कह दिया कि 3 पार्ट हैं, ट्रेड इन गुड्स है, ट्रेड इन सर्विसेज है और इनकम फ्लोज है। तो ये जो 3 मेन पार्ट हैं करंट अकाउंट के, ये 3 हमको याद रखने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन देखते हैं। An individual invests $100,000 in a foreign real estate property and earns $10,000 in rent from that investment. इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर है। मान लीजिए आपने $100,000 किसी फॉरेन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और उससे आपको $10,000 का रेंट भी मिला एज एन इन्वेस्टमेंट इनकम उस इन्वेस्टमेंट से। और आपने ही $50,000 की फॉरेन स्टॉक पोर्टफोलियो भी खरीद रखी है, विच जनरेट्स $5,000 इन डिविडेंड्स। तो आपको क्या पैसा मिला? आपकी नेट इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होगी भाई? योर नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इज गोइंग टू बी दिस। एक तो आपको $10,000 रेंट में मिला और एक आपको $5,000 डिविडेंड में मिला, तो ये आपकी $15,000 है जो आपको इनकम मिल रही है, आपको देना कुछ है नहीं, सो इट इज -0। दिस इज 15,000, दिस इज 15,000, राइट। दूसरी बात आती है कि जो दूसरा अकाउंट है वो कौन सा है? कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। कैपिटल अकाउंट में वो वाली ट्रांजैक्शंस हैं जो ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको चेंज कर रही है, राइट, बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी ओनरशिप को चेंज कर रही है। जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर की किसी कंट्री ने मेरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करा है, राइट। अगर वो इन्वेस्ट करती है सो दैट इज अ सरप्लस आइटम ऑन कैपिटल अकाउंट। ऐसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जैसे कि आप कहें कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये फाइनेंशियल एसेट्स का इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में आएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि हो सकता है मान लीजिए आप पेरिस में बैठे हैं और मैंने यहां से बैठ के आपको लोन दिया है, ठीक है, सो वो लोन है या ट्रेड क्रेडिट है या डिपॉजिट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें फिर से ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आएंगी। दूसरा रिजर्व एसेट्स हैं। रिजर्व एसेट्स हैं जैसे कि
गवर्नमेंट आरबीआई है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसमें जो कम या ज्यादा हो रहा है वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में दर्शाया जाएगा। दूसरा, एरर्स एंड ओमिशंस हैं, कुछ गलती हो गई, जस्ट टू मेक द बैलेंस, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में कुछ जो बैलेंस लाने के लिए हमने उसको एरर्स एंड ओमिशंस में डाल दिया। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आप बताओगे कि ये कैपिटल अकाउंट में सरप्लस का आइटम है कि डेफिसिट का आइटम है। जैसे कोई इंडियन कंपनी है एंड दैट इज रिसीविंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द जापानीज फर्म टू एक्सपैंड ऑपरेशंस। ये कैपिटल अकाउंट के जो 5 कंपोनेंट्स है उसमें से क्या है? ये एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और इंडियन कंपनी इज रिसीविंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापानीज फर्म, उनसे वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सो दैट इज द सरप्लस आइटम इन एफडीआई, सरप्लस आइटम इन एफडीआई और सरप्लस आइटम इन कैपिटल अकाउंट। इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन सब्सिडरी बेस्ड इन यूएसए, राइट? तो ये किसमें है? मेरी कंपनी बाहर की किसी यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेरी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है ना। तो इसका क्या अर्थ है? ये किसका पार्ट है? ये कैपिटल अकाउंट का, एफडीआई का, क्योंकि पैसा मेरी कंट्री से अब बाहर जा रहा है, तो ये डेफिसिट आइटम है कैपिटल अकाउंट। एन इंडिविजुअल इन इंडिया selling shares of retail company in Hong Kong, right? An individual in India selling shares of retail company in Hong Kong. अब ये shares of retail company ये किसका पार्ट है? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, सो उसके पास स्टॉक्स होंगे तो वो बेच रहा है, तो ये किसका पार्ट है कैपिटल अकाउंट में? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। ये अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो सेलिंग ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? मेरी कंट्री में पैसा आ रहा है, जैसे इसने सेल करा तो इसकी मेरे को पैसा वापस मिला, तो इट इज अ सरप्लस आइटम ऑन कैपिटल अकाउंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एन इंडियन कंपनी, एन इंडियन बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म परचेजिंग शेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी लोकेटेड इन इंडिया और लोकेटेड इन यूरोप। फिर से ये स्टॉक्स के बारे में बात है, तो ये कैपिटल अकाउंट के बारे में बात है, ये फाइनेंशियल एसेट है, तो ये कैपिटल अकाउंट के बारे में बात है। दूसरा, मेरी कंट्री की कंपनी ने बाहर के शेयर्स खरीदे हैं, तो मेरी कंट्री से पैसा जा रहा है ना, सो इट इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर एन इंडियन कंपनी प्रोवाइडिंग अ लोन टू द फॉरेन टू द फ्रेंच कंपनी टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। ये किसका पार्ट है? ये अदर इन्वेस्टमेंट है। लोन आ गया ना, तो लोन है तो ये फाइनेंशियल एसेट है और या फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और आपकी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, सो ये अदर इन्वेस्टमेंट है और डेफिसिट है। एन इंडियन कंपनी रिसीविंग अ ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ट्रेड क्रेडिट है, फाइनेंशियल एसेट है, और इट इज गेटिंग अ ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कंपनी। तो इसका क्या मतलब है? मेरी कंट्री में पैसा आ रहा है, सो इट इज अदर इन्वेस्टमेंट सरप्लस। कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट के किस कंपोनेंट का पार्ट है? अदर इन्वेस्टमेंट का, और ये सरप्लस है। आरबीआई इंक्रीजिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाय परचेजिंग फॉरेन करेंसी। तो ये किसका पार्ट है बेटा? ये रिजर्व्स का पार्ट है। रिजर्व्स किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। आरबीआई इंक्रीजिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाय परचेजिंग फॉरेन करेंसी। जब वो परचेज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, उसके लिए उन्होंने पैसा दिया होगा, तो ये डेफिसिट का आइटम है। आरबीआई सेलिंग फॉरेन करेंसीज टू ऐड टू देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई सेलिंग फॉरेन करेंसीज टू ऐड टू देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जब ये सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी है, फाइनेंशियल चीज है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट में रिजर्व्स का पार्ट है, और आरबीआई सेलिंग फॉरेन करेंसीज टू ऐड टू देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मतलब अगर वो सेल कर रही है तो उसको पैसा मिल रहा होगा, ये रिजर्व्स का पार्ट है और सरप्लस का पार्ट है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इन द कंपोनेंट्स ऑफ current account and capital account. I hope it is useful to you.
थैंक यू बेटा।